गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 7th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिटर्न का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम मीनिंग और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिस्क होती हैं। पहले जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर है वो है कंसेप्ट ऑफ रिस्क। ए पर्सन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट्स टू गेट सम रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। However, as future is uncertain, the future expected returns too are uncertain. It is the uncertainty associated with the returns from an investment that introduce a risk into a project. The expected return is the uncertain future return that a firm expect to get from its project. The realized return of the contrary is the certain return that a firm has actually earned. जब कोई पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये एक्सपेक्टेड करता है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कि वो जो भी फ्यूचर के अंदर लेगा वो उसका क्या होएगा, रिटर्न होएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, और फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी के बिहार पे हम ये एसोसिएट करते हैं कि जो भी रिटर्न इनसे एसोसिएट होते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के, वो इंट्रोड्यूस करते हैं रिस्क को उस प्रोजेक्ट के अंदर। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अनसर्टेन होती है फ्यूचर रिटर्न पे किसी फर्म की, जो एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट से। और रियलाइज्ड रिटर्न क्या होती है कि हम कोई एक सर्टेन रिटर्न किसी फर्म की एक्चुअली अर्न जो होती है वो उसकी कौन सी होती है, रियलाइज्ड रिटर्न। द रियलाइज्ड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट में नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। His possibility of the variation of the actual return from the expected return is termed as risk. Risk is the variability in the expected return from a project. In other words, it is the degree of deviation from expected return. Risk is associated with the possibility that realized return will be less than the returns that were expected. So the realization correspondent to expectation exactly, there would be no risk. अगर हम रियलाइज रिटर्न की बात करें तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये कॉरस्पॉन्डेंट होती है किसकी, एक्सपेक्टेड रिटर्न की, और इसकी ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये वेरिएशन बताती है एक्चुअल रिटर्न का, किससे, एक्सपेक्टेड रिटर्न से, जिसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क क्या है, एक वेरिएबिलिटी है किसकी, एक्सपेक्टेड रिटर्न की, जो किसी प्रोजेक्ट के अंदर होती है। अगर अदर वर्ड्स के अंदर बात करें तो ये एक डिग्री है डेविएशन की, किसकी, एक्सपेक्टेड रिटर्न की। रिस्क जो एसोसिएट होती है वो होती है कि रियलाइज रिटर्न कितना पॉसिबल है, जो कि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम सोचा हुआ है, और इसके रियलाइजेशन से हम ये कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेशन हमने एग्जैक्टली ली थी उसके अंदर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं थी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। तो टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर 5 रिस्क होती हैं। पहली है इकोनॉमिक रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क, कंपनी रिस्क, एसेट क्लास रिस्क और मार्केट रिस्क। इकोनॉमिक risk are the risk that something will upset the economy as a whole. The economic cycle may swing from expansion to recession. For example, inflation or deflation may increase, unemployment may increase, or interest rate may fluctuate. These macroeconomic factors affect everyone doing business in the economy. Most businessmen are cyclical, growing when the economy grows and contracting when the economy contracts. इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो रिस्क है वो इकोनॉमिक के अंदर होती है। तो इकोनॉमी जो साइकिल है वो स्विंग करती है एक्सपेंशन से रिसेशन के बीच में। तो अगर हम एग्जांपल में देखिए तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब इंक्रीज़ होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, और इंटरेस्ट रेट है वो हमारी फ्लक्चुएट होती है। ये सारे जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं ये किसी भी बिज़नेस को किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जो बिज़नेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, और उनका जो इकोनॉमी में ग्रो होना होता है, तो जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स टेंड टू स्पेंड मोर डिस्पोजेबल इनकम व्हेन दे आर more confident about economic growth and the stability of their jobs and incomes. They tend to be more willing and able to finance purchase with debt or with credit, expanding their ability to purchase durable goods. So demand for most goods and services increases, and an economy expands and business expand too. An exception is business that are counter cycle. Their growth accelerates when the economy is in downturn and slow when the economy expands. For example,
Low priced fast food chains typically have increased sales in an economic downturn because people substitute fast food for more expensive restaurant meals as they worry more about losing their jobs and incomes. अगर हम कंज्यूमर ट्रेंड की बात करें तो जो कंज्यूमर ट्रेंड है वो अपना जो मेनली जो डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होता है वो किसी चीज़ के अंदर स्पेंड कर लेता है और वो इस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंट होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो इससे क्या है, जो भी जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी इनकम से वो हमारी स्टेबल होती है। तो ये जो ट्रेंड है इससे क्या होता है कि जो भी मेरी विलिंगली है और जो भी मेरा एबल है कि किसी फाइनेंस को परचेज़ करने का उस अपने डेप्ट से और विथ क्रेडिट, तो जो भी एबिलिटी है मेरी परचेज ड्यूरेबल गुड्स की वो बढ़ जाती है, एक्सपेंड होने लग जाती है। तो जो डिमांड है वो मोस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी एक्सपेंड होने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है और उससे बिज़नेस भी एक्सपेंड होता है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो किसी बिज़नेस के अंदर जो एक्सेप्शन है वो काउंटर साइकिल होते हैं और जो उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं जब इकोनॉमी डाउन टर्न में या स्लो होती है और इकोनॉमी एक्सपेंड होने लगती है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो जो हमारे फास्ट फूड चेन है वो लो प्राइस के अंदर होते हैं जिससे उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक की डाउन टर्न की बात करें तो जो पीपल सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं उन फास्ट फूडों का किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो वरी हो जाते हैं कि उससे उनकी जो जॉब है और जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है और वो जितनी उनकी जॉब है और जितनी जो भी उनकी जो इनकम है वो उस पे उन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को नहीं चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी जो इनकम है वो इफ़ेक्ट होगी। तो जो उनकी विलिंगनेस है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी रेस्टोरेंट मील्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंडस्ट्रीज रिस्क यूजुअली इन्वॉल्व इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट एन एंटायर इंडस्ट्री और डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट अफेक्ट एन इंडस्ट्री मार्केट्स। एन एग्जाम्पल is the effect of a sudden increase in the price of oil, a microeconomic event on the airline industry. Every airline is affected by such an event, as an increase in the price of airplane fuel increases airline cost or reduce profit. And industry such as real estate is vulnerable to change in interest rate. A rise in interest, for example, market it harder for people to borrow money to finance purchase, विच डिप्रेसेस द वैल्यू ऑफ रियल एसेट। अगर हम इंडस्ट्री रिस्क की बात करें तो इंडस्ट्री जो रिस्क है उसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एंटायर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को और एंटायर इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं, किसकी रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और उससे क्या होता है धीरे धीरे इंडस्ट्री मार्केट भी उससे अफेक्ट होने लगता है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो धीरे धीरे जैसे इफ़ेक्ट होने लगे कि जो प्राइस है किसकी, ऑयल की, वो इंक्रीज़ होने लगी, तो जो इसका है ना प्रभाव जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री पे धीरे धीरे होने लगा। तो हर एक एयरलाइन ने क्या हुआ कि वो इस इवेंट से इफ़ेक्ट होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एरोप्लेन के फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो एयरलाइन की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होने लगी और उसके प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर, ऐसी इंडस्ट्री के अलावा हम देखें तो जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री होती हैं वो वैल्यूनरेबल होती हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट राइज होएगा तो हम ये देखेंगे कि जो मार्केट है ना, या जो पीपल्स है जो बोरो कर रहे हैं मनी को उस फाइनेंस को परचेज करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाएगा और जो इसका जो डिप्रेस है वो उसकी रियल इस्टेट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा कंपनी रिस्क, रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस ऑफ फर्म्स दैट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस मेकिंग दैम मोर और लेस वैल्यूएबल टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री रिस्क। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हाउ मच डेप्ट फाइनेंसिंग द कंपनी यूजेज, how well it creates economies of scale, how efficient its inventory management is, how flexible its labor relationship and so on। अगर हम कंपनी रिस्क की बात करें तो कंपनी रिस्क क्या है कि जब कोई बिज़नेस, कोई स्पेसिफिक बिज़नेस या फर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करने लगी, तो क्या होता है कि उसकी जो भी इकोनॉमी और जो इंडस्ट्री रिस्क है वो मोर और लेस वैल्यूएबल होने लगती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर इंक्लूड होता है उस कंपनी के द्वारा यूज़ किया हुआ उनका डेप्ट फाइनेंसिंग
और वो किस तरीके की इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्रिएट करते हैं, किस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एफिशिएंट करते हैं, कैसे करते हैं, और कैसे वो अपने लेबर रिलेशंस को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये सब क्या हो गए हमारे कंपनी रिस्क। द एसेट क्लास दैट एन इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू कैन आल्सो बियर ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड रिस्क। इन्वेस्टमेंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड इन द टर्म्स ऑफ द मार्केट दे ट्रेड इन। ब्रॉडली डिफाइंड एसेट क्लास इंक्लूड्स, अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आता है, तो इससे हम ये देखते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस और रिस्क है वो इससे बियर हो रही है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एसेट्स के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि हम मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर टर्म के अंदर उसको के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम कभी किसी एसेट्स की क्लास के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस किस के अंदर करते हैं हम, कॉर्पोरेट स्टॉक और इक्विटी, शेयर्स इन पब्लिक कॉर्पोरेशन डोमेस्टिक और फॉरेन, बॉन्ड्स और द पब्लिक डेब्ट्स और कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट, कमोडिटीज और रिसोर्सेज मीन्स ऑयल, कॉफ़ी और गोल्ड, derivatives or contract based on the performance of the other underlying assets, real estate both residential and commercial, fine art and collectibles, example stamps, coins, baseball cards और vintage cards। तो ये सारे हमारे क्या है एसेट क्लास हैं जिनको हम पर्टिकुलरली किसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस और रिस्क के बेसिस पे हम उसको बियर करते हैं। विद इन दोज ब्रॉड कैटेगरी देयर आर फाइन डिस्टिंक्शन। फॉर एग्जांपल, corporate stock is the classified as large cap, mid cap or small cap depending on the size of the corporation as measured by its market capitalization, the aggregate value of its stock. Bonds are distinguished as corporate or government and as short term, intermediate term और लॉन्ग term depending on the maturity date। अगर हम जो एसेट क्लास की उसकी ब्रॉड कैटेगरी के बारे में देखें तो उसके अंदर एक फाइनल डिस्टिंक्शन है कि वो क्या है कि अगर हम एग्जांपल है कि जो कॉर्पोरेट स्टॉक होता है वो क्लासीफाई होता है लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर, जो कि डिपेंड करता है उस कॉर्पोरेशन के साइज़ पे और उसको मार्केट के कैपिटलाइजेशन से मेज़र किया जाता है, मीन्स उसके एग्रेट वैल्यू किसके स्टॉक से। और बॉन्ड्स हैं वो किसी कॉर्पोरेट के या गवर्नमेंट के, वो शॉर्ट टर्म के होते हैं और इंटरमीडिएट टर्म के होते हैं और लॉन्ग टर्म के होते हैं, जो डिपेंड होते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट से। तो ये सब हमारी क्या है एसेट क्लास की ब्रॉड कैटेगरीज है जो हम और फर्दर इनके अलावा करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है और वहाँ पे हम लोगों ने रिस्क के बारे में समझा है, रिस्क की मीनिंग समझी है, रिस्क क्या होती है और रिस्क के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हमने गो थ्रू किया है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।